हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट लाइव। तो आज है 4 जनवरी 2026। आज का डे है संडे। तो संडे को हम करेंगे रिवीजन। प्रीवियस जो क्लास करे थे मैं ना, उसका करेंगे रिवीजन आज। तो आज से न्यू प्लान ये है कि संडे से हम कंटिन्यू रिवीजन ही करेंगे संडे संडे को, और बाकी 6 डे कंटेंट बनाएंगे, यानी कि पढ़ाई करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो हमने देखा था एक आर्टिकल रियल अर्थ एलिमेंट्स का, RRE का। जो आपको पता था कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितना ही इंपॉर्टेंट होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स से होता क्या है कि पीरियोडिक टेबल में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, ठीक है। और आपको बताना है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट रिसोर्सेस है रेयर अर्थ होल्डर ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट में है रेयर अर्थ एलिमेंट को रखे हुए, ठीक है, रिजर्व है। बस इसको प्रोसेसिंग करने में गाइस बहुत ही महंगा खर्चा आता है, इसलिए इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट में बहुत पीछे है। और सबसे टॉप नंबर पे आपको कमेंट करना है कि टॉप नंबर पे रेयर अर्थ एलिमेंट में कौन है। इंडिया तो थर्ड लार्जेस्ट है, तो बाकी फर्स्ट एंड सेकंड कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का काम मोस्टली क्या होता है कि हाइड्रो पावर, ग्रीन एनर्जी बनाने में, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी में आता है। फिर ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो आ रहा है, वो सब में रेयर अर्थ एलिमेंट का बहुत काम है। जो कि जैसे कि पता है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री होने के नाते रेयर अर्थ एलिमेंट को इंडिया ज़्यादा यूज करना चाह रहा है, ठीक है। तो फाउंडेड मेनली तो इंडिया में फाउंडेड मेनली मोनाजाइट सैंड होता है, जो कि कोस्टल स्टेट में पाया जाता है। कोस्टल स्टेट जिसको कहते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब में मोनाजाइट पाया जाता है। मोनाजाइट रेयर अर्थ एलिमेंट ऑल्सो फाइंड इज लैंड इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, मोनाजाइट का, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट सबका पूरा क्या कहते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में है। जिसको नहीं पता वो जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, रेयर अर्थ एलिमेंट का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो क्योंकि आज संडे है, इसलिए मैंने सारी खबरों को क्या कहते हैं एक जगह मर्ज करा हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जल्दी जल्दी सारी खबरों को कवर करना है, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सेकंड हम करते हैं वेनेजुएला। जो कि पता है वेनेजुएला पे ट्रंप का हमला हुआ है, ठीक है, ट्रंप आर्मी सेना का। तो आपको एक कमेंट करना है कि वेनेजुएला में जो अमेरिकन आर्म फोर्स का जो इन्वीजन हुआ है, आक्रमण जो करा उसने, तो वो आर्म फोर्स का नाम क्या था, वो कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो वेनेजुएला का कैपिटल पहले याद रखेंगे, कराकस, ठीक है। वेनेजुएला में वहाँ के क्या कहते हैं, PM को उठा ले गया ट्रंप के सेना। तो वेनेजुएला में उसको एक वो जो PM उठा के ले गया, वो क्यों लेके गया, क्योंकि वहाँ वेनेजुएला में ऑयल रिजर्व बहुत सारा है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में। इसलिए ट्रंप को चाहिए तेल, इसलिए वो अभी डेमोक्रेसी कर रहे हैं वेनेजुएला को लेकर, उसको तेल चाहिए। तो वो ऑयल रिजर्व को निकालने के लिए तो वेनेजुएला पे आक्रमण किया हुआ। और वेनेजुएला में एक वो भी बांग्लादेश की तरह ही पपेट सरकार बैठाएगा, और बाद में बोलेगा कि हम वेनेजुएला में डेमोक्रेसी ला दिए। स्पेशल उसका नज़र है वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पे, क्रूड ऑयल रिजर्व पे। कच्चा तेल का वेनेजुएला सबसे बड़ा वो है ना, इसलिए। तो वो सब तो न्यूज़ की बात है। तो चलते हैं वेनेजुएला के बॉर्डर शेयर करते हैं 2 सी से, कैरेबियन सी से और अटलांटिक सी से, अटलांटिक ओशियन से। और वेनेजुएला बाउंड्री शेयर करता है गुयाना से, ब्राज़ील से, कोलंबिया से, ये सब याद रखना है। रिवर, वेनेजुएला में एक इम्पॉर्टेंट रिवर ओरोनोको नदी, ओरिनेको नदी वेनेजुएला में एक रिवर है। वेनेजुएला का लेक माराकाइबो। तो वेनेजुएला का लेक हम देखते हैं, वेनेजुएला में एक इम्पॉर्टेंट लेक होता है, माराकाइबो लेक है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट लेक है, माराकाइबो लेक, ठीक है, वो याद रखना। माउंटेन वेनेजुएला में एंडीज माउंटेन है, ठीक है। आपको बताना ये एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में, कमेंट करके बताना है एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज से पास होकर गुजरता है, ठीक है। ये बताना कि एंडीज माउंटेन कितने कंट्री में फैला हुआ है, साउथ अमेरिका का कंट्री कितना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कितने कंट्रीज में एंडीज पर्वत फैला हुआ है। तो वेनेजुएला में एक हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये सब याद रखना गाइस, नोट करते जाना, वीडियो पॉज करके नोट करते रहना, ताकि आपका एक अच्छा सा प्यारा सा नोट बन के तैयार हो जाए। थर्ड न्यूज़ की ओर चलते हैं, थर्ड आर्टिकल की ओर।
ओरिसिंक मिसाइल, ये रसिया एक मिसाइल टेस्ट किया हुआ है। रसिया लाइकली प्लेसिंग न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल इन बेलारूस। रसिया ने आप बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता ही है वो क्यों डिप्लॉय किया हुआ है, क्योंकि रसिया यूक्रेन का वॉर 2022 से चल रहा है। 2022 से रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डिप्लॉय किया हुआ है बेलारूस में यूक्रेन को टारगेट करने के लिए। मिसाइल का टाइप क्या है? रशियन हाइपरसोनिक IRBM मिसाइल। क्या होता है? रशियन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। स्पीड है माक 10, लगभग है माक 10, जो कि साउंड की स्पीड से 10 टाइम्स है, 10 गुना है। साउंड की स्पीड से 10 गुना माक 10 स्पीड। रेंज क्या है? 5000 किलोमीटर तक है रेंज, उसका मारक क्षमता जिसको कहते हैं। फ्यूल सॉलिड फ्यूल, और मोबाइल में भी मतलब क्या कि इसको मूव ऑन कराया जा सकता है ऑटोमोबाइल पे। मोबाइल लिखने का मतलब ऑटोमोबाइल पे, गाड़ी पे इसको मूव ऑन कराया जाता है। सॉलिड फ्यूल है, इसलिए ये थोड़ा लाइटलिंग होता है। पेलोड इसमें MRIVS टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, और MRIVS टेक्नोलॉजी क्या होता है ये आगे भी बताऊंगा। तो कन्वेंशनल न्यूक्लियर ये, तो फर्स्ट ऑपरेशनल यूज इसका जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल का फर्स्ट ऑपरेशनल यूज कब किया था रसिया ने? 21 नवंबर 2024 में किया हुआ था। कहाँ पे? डैनिप्रो में, जो कि यूक्रेन का ये है जगह डैनिप्रो। और MRIVS टेक्नोलॉजी क्या होता है? MRIVS टेक्नोलॉजी होता है कि इनेबल सिंगल मिसाइल टू टारगेट मल्टीपल लोकेशन 100 ऑफ किलोमीटर अपार्ट्स। मतलब कि ये सिंगल मिसाइल में टारगेट करके मल्टीपल लोकेशन पर क्या कहते हैं वॉर, एक मिसाइल में मल्टीपल वॉर रेट लगा के मल्टीपल जगहों पर ये टारगेट करके मार सकता है एक सिंगल मिसाइल से। तो उसको कहते हैं MRIVS टेक्नोलॉजी, जो कि रसिया का हाइपरसोनिक मिसाइल में लगा हुआ। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं 4th नंबर आर्टिकल की ओर। ये क्या है? ए ग्रैंड विजन एंड द ग्रेट इंडियन रिसर्च डिफिसिट। ये शशि थरूर का एक रिपोर्ट आया था द हिंदू का टैक्स एंड कॉन्टेस्ट पेज में है शशि थरूर का। तो शशि थरूर, आपको कमेंट करके बताना है कि शशि थरूर साहब अभी क्या है, कांग्रेस के वो केरल से MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस से। तो शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं इस आर्टिकल में? इंडिया R&D स्पेंडिंग 0.6 से 0.7% ऑफ GDP। मतलब कह रहे हैं R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इंडिया स्पेंडिंग कर रहा है, खर्च कर रहा है 0.6% से 0.7% अपने GDP का, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों, बहुत ही कम है। इंडिया जैसा वास्ट कंट्री, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री, सबसे बड़ी जनसंख्या रखने वाला हम भारत, और अपने GDP का 0.6 से 0.7% हम खर्च कर रहे हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कंट्री जितना खर्च करता है, वो कंट्री उतना ही नया इनोवेशन करता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लाता है, न्यू क्या कहते हैं इनोवेशन करता है, आविष्कार करता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए ज़्यादा, ये शशि थरूर साहब कह रहे हैं। ग्लोबल बेंचमार्क हम देखें तो 2.5% तक ग्लोबल में खर्च करता है। जैसे प्राइवेट सेक्टर शेयर इन इंडिया 36% है, जो कि प्राइवेट सेक्टर भी R&D में 36% खर्च कर रहा है, जो कि ये भी बहुत ही कम है। इसको कम से कम 50% करना चाहिए खर्च। तो की प्रॉब्लम क्या है? लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये खर्च इतना कम होने का प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम उसको देखते हैं, लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। एकेडमिक इंडस्ट्री गैप हो रहा है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मतलब कि इंडिया का मोस्ट विजडम ब्रेन, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब इंडिया में ज़्यादा क्या कहते हैं प्लेसमेंट नहीं मिलने की वजह से वो इंडिया छोड़ के अदर कंट्री में सर्व करने जाते हैं, ताकि उसको वहाँ अच्छा प्लेसमेंट मिल सके, ये वो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उसको अच्छा सुविधा मिल सके, अच्छी एयर क्वालिटी मिल सके, इसलिए इंडिया को छोड़ के, ये इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जो कि बुद्धिजीवी लोग इंडिया को छोड़ के दूसरे देश में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, जो कि ये भारत सरकार को सोचना है ब्रेन ड्रेन के बारे में, कि अपने देश का क्या कहते हैं ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोग, वैज्ञानिक लोग भारत में रह के आविष्कार करें, उसके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना होगा, इसके लिए सोचना होगा सरकार को। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा बढ़ाने का सॉल्यूशन क्या है? देखो, 2% GDP का टारगेट देना चाहिए। मिशन मोड रिसर्च होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म होना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट पढ़ के आए वो पहले से यूनिवर्सिटी में, आजकल इंडियन यूनिवर्सिटी का जानते ही हैं आप लोग हाल क्या है इंडियन यूनिवर्सिटी का। तो वर्ल्ड कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ GDP, वर्ल्ड का जो कंट्री है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना GDP का कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, तो वो देखते हैं। इंडिया तो अभी बताएं 0.6 से 0.7%। चाइना इसमें आगे आता है
2.4%। उससे आगे यूएसए आता है लगभग 3.5%। इजराइल आता है 5.4%। सोचो दोस्तों, इजराइल हमसे कितना गुना छोटा देश कंट्री है, फिर भी वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 5.4% खर्च कर रहा है अपने जीडीपी का। तो इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा खर्च करना चाहिए। 5 नंबर आर्टिकल की ओर चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ अरावली रेंज। सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा केस छिड़ा हुआ था अरावली का। अरावली को जान रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 100 मीटर से हम ज़्यादा के पर्वत को अरावली मानेंगे नहीं। तो ये 100 मीटर को आप ज़मीन से नाप रहे, उसको सी लेवल से लेते ज़रूर, तो वो भी नहीं था। तो उसके लिए बहुत सारे क्या कहते हैं प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में, अरावली रेंज में, राजस्थान में और ओवर वर्ल्ड में। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा, बट नॉट सी लेवल, ये था। देखो तो अरावली का भी फैसला बदल चुका। तो अरावली का एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी? गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर है। ये क्वेश्चन याद रखना है, गुरु शिखर। 6 नंबर आर्टिकल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। INS-VS कुंदय फुल नेचुरल बिल्ड, ये शिप है जो कि हमारे एंशेंट इंडिया को दर्शाता है, जो कि पहले एंशेंट इंडिया था। कि पहले जहाज कैसे बनते थे, अभी ना जहाज क्या कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू आ गया, वेल्डिंग होता है जहाज में, नया टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, रडार सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन हमारे एंशेंट इंडिया में अगर देखेंगे हम पुराने जहाज़ों को, तो कैसा जहाज़ था? पूरे नेचुरल, जो कि रस्सी से बंधा हुआ होता था, बांस से बंधा हुआ होता था। तो वो एक कल्चर हेरिटेज को दर्शाता था। वो अभी कोंदई एक जहाज़ बना हुआ है जो कि ओमान के लिए यात्रा के लिए गया था, तो उसी में ये न्यूज़ में आया था, याद रखना है। 7 नंबर आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं हम आगे। DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड 120 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज पिनाका रॉकेट। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सक्सेसफुली टेस्ट किया हुआ 120 किलोमीटर मार करने का स्ट्राइक पिनाका मिसाइल सिस्टम का, ठीक है। और फर्स्ट जो पिनाका था उसका रेंज कितना था? 40 से 60 किलोमीटर। ये जो आया अभी जो टेस्ट किया वो उसका किलोमीटर बढ़ा दिया, 120 किलोमीटर ये मार कर सकता है, ठीक है। ये सेकेंड वेरिएंट है, फर्स्ट वेरिएंट पे 40 से 60 किलोमीटर। इसका कोर फैक्ट क्या है? रॉकेट है पिनाका, जो कि LRGR 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, ठीक है। टेस्टेड बाय DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया है। पिनाका नेम कहाँ से लिया गया? पिनाका नेम वाज टेकन इन गॉड शिवा के धनुष जो नाम से लिया गया है, जो कि गॉड राम ने आके गॉड शिवा का जो धनुष तोड़ा हुआ था, वहीं से नाम लिया गया हुआ पिनाका। नाउ वी मूव इन आवर नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8। तो देखते हैं 8 नंबर आर्टिकल में हम क्या लिखे हुए हैं। HAL इंटर्स सिविल एविएशन मार्केट विथ ध्रुव NG हेलीकॉप्टर, ठीक है। HAL जो है कि इंडिया के कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है। ये क्या करता था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये मैन्युफैक्चरिंग करता था इंडियन व्हीकल और इंडियन हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर कौन सा था? जो कि आर्मी में शामिल होते थे, जैसे ध्रुव हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो वो सब जो हेलीकॉप्टर बनाता था वो HAL कंपनी बनाता था, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। अब ये एंट्री कर चुका है किसमें? सिविल एविएशन में, ठीक है। सिविल एविएशन में एंट्री कर चुका है ना। ही इज एंटर सिविल एविएशन मार्केट। एग्जाम्पल जैसे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना। जैसे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा कैसे देते हैं? वो हेलीकॉप्टर बनाएगा। देखो जैसे हेलीकॉप्टर लाइक ध्रुव NG दैट मीन्स न्यू जनरेशन का हेलीकॉप्टर बनाएगा, यूज फॉर सिविलियन पर्पस। जो कि टूरिज्म आएगा तो उसको हेलीकॉप्टर में घुमा के टूरिस्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो उसको वो कंपनी बनाएगी HAL कंपनी। तो पहले HAL कंपनी आर्मी में मैन्युफैक्चरिंग कर ही रही थी, आर्मी व्हीकल्स का, आर्मी हेलीकॉप्टर का। ये जो ध्रुव NG है दोस्तों, ये ध्रुव NG ये अलग है, ये युद्धपोत वाला हेलीकॉप्टर नहीं है, ये सिविल एविएशन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें सिविलियन जाके घूमेंगे, ठीक है। ये NG इसलिए लगा दिया, न्यू जनरेशन। और ध्रुव एक हेलीकॉप्टर है, ये अलग वो मार करने वाला हेलीकॉप्टर है, फॉर वॉर टाइम के लिए यूज होगा। और इस ध्रुव NG का वेट कितना? 5.5 टन। टाइप क्या? लाइट, बहुत हल्का है। और ट्विन इंजन, 2 इंजन के साथ मल्टी रोल मल्टीपर्पज़ के लिए ये ध्रुव NG हेलीकॉप्टर। सिग्निफिकेंस इसका क्या है?
कि आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सिग्निफिकेंस ये आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। इम्पैक्ट बूस्ट टू सिविल एविएशन इकोसिस्टम, इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा, सिविल एविएशन जो है सिविल एविएशन इकोसिस्टम को वो बूस्ट मिलेगा। ठीक है, नाउ वी शिफ्ट इन आवर नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 9। हिमाचल प्रदेश एप्पल ग्रो अपोज रेड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी टू इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन न्यूजीलैंड एप्पल। तो हाल ही में आपने खबर पढ़ा था ना, मैंने बताया था कि इंडिया का FTA हुआ है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ किया था, न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के साथ जो किया था क्योंकि वो एप्पल मार्केट को इंडिया के लिए खोल दिया था। इंडिया ने न्यूजीलैंड के लिए एप्पल मार्केट को खोला हुआ था। जो न्यूजीलैंड से एप्पल आते हैं वो इंडिया में जाके बिकेंगे और इंडिया का एप्पल क्या हो जाएगा, यहाँ का एप्पल लो हो जाएगा, मतलब बिकेगा नहीं। न्यूजीलैंड से एप्पल आएगा वो सस्ता बिकेगा, यहाँ का एप्पल महंगा लगेगा, तो इंडियन फार्मर का इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसी के लिए हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स ने, हिमाचल प्रदेश के जनता ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया था कि न्यूजीलैंड को कम से कम एप्पल पे तो छूट ना दिया जाए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो कि एप्पल ग्रो करता है। भारत का ये हिमाचल प्रदेश राज्य एप्पल का क्या कहते हैं 50 to 25% ग्रो कर देता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 6.5 लाख टन एप्पल प्रोड्यूस इन एनुअली, देख रहे हो, एनुअली ग्रो कर दे रहा है। एक साल में 6.5 लाख टन एप्पल ग्रो कर रहा है। तो इस वजह से न्यूजीलैंड का एप्पल मार्केट भारत में खुल गया। तो उसके लिए इन एप्पल फार्मिंग इज़ बैकबोन ऑफ हिमाचल प्रदेश रूरल इकोनॉमी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश फार्मर को बड़ी नुकसान होगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश फार्मर ने सरकार के खिलाफ। नाउ वी डिस्कस इन आवर लास्ट आर्टिकल नंबर 10। तो आज का 10 नंबर में हम क्या अखबार है, अरुणाचल प्रदेश वेलकम फर्स्ट सनराइज विद डांस ऑफ डॉन। जैसा कि आपको पता है कि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, तो न्यू ईयर स्टार्ट होने के बाद देश के हर एक कोने में अलग अलग तरह से सेलिब्रेशन मनाया गया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ ट्रैवल्स हैं वो अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में, हमारे भारत का जो स्टेट अरुणाचल प्रदेश, वहाँ सूर्य सन सबसे पहले दिखता है। तो इसकी वजह से वहाँ सूर्य के वेलकम में सनराइज विद डांस ऑफ डॉन करा गया। सूर्य के वेलकम में कि न्यू साल का नया सूरज उगा, उसके फेवर में अरुणाचल प्रदेश में नया त्यौहार मनाया गया। थीम क्या था, थीम नेचर का, डॉन इंडिजीनियस कल्चर है उसका, स्वदेशी कल्चर वह दर्शाता है। कौन कौन कम्युनिटी था अरुणाचल प्रदेश में जो मनाने वाले, मेयर कम्युनिटी और मिसमी ट्राइब्स। ठीक है, और ये तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है भारत में। और वर्ल्ड में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखता है, ये रहा किरीबती सी द वर्ल्ड फर्स्ट सनराइज। ठीक है, इसी के साथ हमारा संडे का आज रिवीजन डे होता है ख़त्म। तो हम करेंगे नेक्स्ट में 5 जनवरी का लेके आएंगे आपके पास द हिंदू का कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो गाइज हमारे वीडियो में बने रहें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।